हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी। आई होप कि आप सब लोग घरों पे खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने टीचिंग एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो सीडीपी की जो काफी ज्यादा क्लासेस मैंने अपने यूट्यूब पे चैनल पे करा रखी हैं, तो जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी प्लीज जाके वो देख लीजिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी मीन्स बुद्धि। तो आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक के ऊपर। क्या टॉपिक है हमारा? इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धि। बुद्धि क्या है? आप सोचोगे बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? हम मोस्टली जब अपने इन्वायरमेंट पे कहीं में जाते हैं तो कह देते हैं ना, कोई घर में मतलब एक लड़की की एग्जांपल ले लेते हैं। जब कोई एक लड़की कहीं पे शादी करके जाती है, अगर वो अच्छे से उसके इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है तो सब उसको क्या बोलते हैं, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है ना। किसने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को हमारे हिसाब से ढाल लिया या हमारे हिसाब से एडजस्ट कर लिया, ये बोलते हैं। तो वो क्या होगी? उसकी बुद्धि होगी। उसने क्या किया? अपना इन्वायरमेंट छोड़ के किसी और इन्वायरमेंट में, जैसा उसको इन्वायरमेंट मिला उसमें उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, वहां की चीजों को अडेप्ट कर लिया। दैट इज कॉल्ड बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? यही सब कुछ क्या है? हमारी बुद्धि है। हमें जैसा भी इन्वायरमेंट मिले, जैसे भी सिचुएशन मिले, जैसी भी प्रॉब्लम मिले, हम जब उसका सोल्यूशन ले लेते हैं प्रॉब्लम का, हम अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, कहीं पे जाके कोई चीज लर्न कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड बुद्धि। तो सिंपल अगर हम लैंग्वेज में बोले कि इंटेलिजेंसी है क्या, इट इज द एबिलिटी टू adjust the environment, ability to learn and ability to carry out the abstract reasoning। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ क्या है बुद्धि, इंटेलिजेंसी क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इंटेलिजेंसी की डेफिनेशन क्या होगी? इंटेलिजेंसी की डेफिनेशन होगी, इट इज ability to adjust, it is ability to adjust with the environment, with the environment मतलब जैसा भी हमें वातावरण मिल जाए। इट इज अबिलिटी। अबिलिटी मतलब वह योग्यता है जिसमें हम अपने आप को, कि कोई भी हमें इन्वायरमेंट मिल जाए, चाहे वो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, चाहे वो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है। फिजिकल इन्वायरमेंट में कैसे? मतलब जब हम यहाँ अपने अपने यहाँ पे रह रहे हैं, है ना, अपनी सिटी में रह रहे हैं, सपोज हम कल को शिमला में चले गए या कहीं और चले गए या कनाडा चले गए, वहां का जैसा भी इन्वायरमेंट है, अपनी अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में हमने मूव कर लिया, तो हम क्या करेंगे? हम उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। तो वो भी क्या होगी? हमारी इंटेलिजेंसी होगी। एबिलिटी टू एडजस्ट ए फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट एज वेल। जैसे कि हम जानते हैं सोशल इन्वायरमेंट कैसे, हम जहां पे भी किसी किसी के घर जाएं, कहीं पे पार्टी पे जाएं, कहीं और जगह पे अपनी जॉब छोड़ के किसी और जगह पे जाएं, वहां पे अपने आप को अच्छे से एडजस्ट कर ले, तो वो भी क्या होगी? हमारी इंटेलिजेंसी होगी। इन्वायरमेंट में क्या, कौन कौन सा इन्वायरमेंट आ जाता है? चाहे वो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो फिजिकल मतलब वेदर से अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसा वेदर हो वैसा हम अपने आप को एडजस्ट कर ले। ठीक है, और या फिर कौन सा हो? ऐसा इन्वायरमेंट जो कि हमें सोशल से मिला, समाज से मिला हो, समाज में हम जिस मर्जी समाज में हो, जैसे भी हो, हम अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इस तरीके से ढालें कि हम अपने आप को भी, हमें सेटिस्फेक्शन हो और दूसरे को भी सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो यही क्या होगी? अब क्या होगी? इंटेलिजेंसी होगी। इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट, अबिलिटी, नेक्स्ट क्या आएगा? अबिलिटी टू लर्न एंड ability to
कैरी आउट abstract reasoning। ठीक है, अबिलिटी टू लर्न, लर्न करने की एबिलिटी, जहां पे भी हम जाएं, जैसे भी जाएं, वहां पे जाके जो चीजें हैं उनको अच्छे से लर्न कर ले। ठीक है, उनको उन चीजों को हम लर्न कर ले। और अबिलिटी टू कैरी आउट अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब अमूर्त तर्क, अमूर्त तर्क। अमूर्त तर्क मतलब एक तो होता है मूर्त, जो चीजें हमारे सामने है उस पे हम रीजनिंग लगाते हैं, हम अपनी थिंकिंग लगाते हैं, रीजनिंग थिंकिंग लगाते हैं। दूसरी कौन सी आती है? अमूर्त। अमूर्त मतलब जो चीजें हमारे सामने नहीं है, जो सिचुएशन हमारे सामने नहीं है, हमारे बियॉन्ड है, हमारे पीछे है। ठीक है, बट फिर भी हम वहां पे क्या लगते हैं? हमारी रीजनिंग लगती है, हमारी थिंकिंग लगती है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारे सामने हमें दिखती नहीं है, बट हम फील करते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जब हम उन सब सिचुएशंस को, उन सब प्रॉब्लम को क्रैक करके आगे निकल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल वर्डिंग में क्या बोलेंगे? बुद्धि को अगर हिंदी में बोले, बुद्धि क्या है? ये ऐसी योग्यता है जिसमें हम अपने आप को एडजस्ट, मतलब अपना समायोजन कर लेते हैं ऐसे वातावरण में, जैसा मर्जी वातावरण मिल जाए हम उसमें अपने आप को क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। कहीं भी चले जाए वहां से चीजें सीख लेंगे, उन लोगों के साथ वैसा बिहेव करना शुरू कर देंगे। अबिलिटी टू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और कोई भी हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम आई जो हमारे सामने नहीं, बट उस प्रॉब्लम को हमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व करना आ जाए, तो वो क्या होगी? हमारी बुद्धि होगी। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया बुद्धि को लेके। सेकंड, अगर हम बात करें कि ये इंटेलिजेंसी जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है, ये इंटेलिजेंसी वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज के कौन से वर्ड से? एक तो इंटेली, एक तो है इंटेलिजर, दूसरा है इंटेलिजेंसिया, इंटेलिजेंसिया। ठीक है, ये दोनों लैटिन वर्ड से लिया गया है। इनका मतलब क्या है? इनका मीनिंग है, इनका मीनिंग क्या होगा? ये दोनों वर्ड्स कहां से लिए गए हैं? इनका मीनिंग क्या होगा? अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इनका मीनिंग क्या होगा? टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी भी चीज को समझना। ठीक है, ये होगी हमारी इंटेलिजेंसी। अब अगर हम बात करें कि हमने किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंसी को पता करना है कि वो कहां तक उस व्यक्ति में कैसी बुद्धि है, कहां तक की बुद्धि है, तो हम उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट, शॉर्ट में हम बोलेंगे IQ। ठीक है, IQ का ये फॉर्मूला है जिसमें हम बोलेंगे MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस फॉर्मूले में IQ क्या है? IQ, अगर IQ की फुल फॉर्म में लिखूं तो बोलेंगे इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट, इंटेलिजेंसी इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट QUO, इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट। और MA का मतलब क्या हुआ? MA को हम बोलेंगे, MA की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी? पहले मैं इनकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। MA की फुल फॉर्म हो जाएगी मेंटल एज। ठीक है, और CA की क्या हो जाएगी? क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, तो MA का मतलब मेंटल एज, CA का मतलब क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100 फॉर्मूले को आगे यूज करने के लिए लगाया जाता है। और IQ का मतलब इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट। अगर हमने किसी भी व्यक्ति की बुद्धि, इसको वो हिंदी में बोलेंगे बुद्धि
बुद्धि लब्धि, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि को जांचना है कि उसमें कितनी बुद्धि लब्धि है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट। ठीक है, एमए का मतलब मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब वास्तविक आयु। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला सबसे पहले जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने दिया था, ये अब आपके एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको अब ध्यान से सुनना है। ये सीटेट हो या कोई भी एग्जाम हो, इंटेलिजेंसी में इसमें से क्वेश्चन जरूर आ ही जाता है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आईक्यू का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये आईक्यू का कॉन्सेप्ट ये दिया था स्टर्न ने। ठीक है, किसने दिया था, इंटेलिजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है स्टर्न ने दिया था। ठीक है, कब दिया था, 19, इसका पूरा नाम आएगा विलियम स्टर्न। पूरा नाम क्या आएगा, विलियम स्टर्न। कब दिया था, 1950 में। ठीक है, याद रखना है। अगर हम एमए की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो एमए है, फॉर्मूला किसने दिया था आईक्यू का, आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था, हु गेव द फॉर्मूला। आई अकेला आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, विलियम स्टर ने दिया था। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला किसने दिया था, ये दिया था लुइस टॉमन ने। लुइस टॉमन ने। ठीक है, ये याद रखने वाले हैं चीजें। और सबसे पहले इसका टेस्ट किसने किया था, बिने ने। सबसे पहले बुद्धि का टेस्ट, अगर टेस्ट की बात करें, बुद्धि का टेस्ट सबसे पहले किसने दिया था, बिने ने। ठीक है, ये जो है ये चीजें आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ इसको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर पूरा क्वेश्चन की बात करें, पूरा क्वेश्चन आ जाता है, हु गेव द फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंसी, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। हु गेव, क्वेश्चन पूरा लिखूं मैं यहाँ पे तो आएगा हु गेव द फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट, किसने दिया था, तो बोलेंगे हम अल्फ्रेड बिने ने दिया था। अल्फ्रेड अल्फ्रेड बिने ने दिया था। कब दिया था, 1905 में। ठीक है, कब दिया था, 1905 में अल्फ्रेड बिने ने। तो ये आपने याद रखना है। सबसे पहले आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था 1915 में। और फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला दिया था लुइस टर्मन ने। ठीक है, ये लुइस टर्मन ने फॉर्मूला कब दिया था, 1916 में। 1916 में। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम, ये क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के एग्जाम में आ जाते हैं। कई बार ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, तो इसको भी आपने याद कर लेना है। ठीक है, तो ये थी मेन बातें। अब हम आगे आते हैं। आगे क्या है कि ये जो इंटेलिजेंसी है, अगर हम आगे बात करें, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर अगर पूछा जाए हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, ठीक है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज,
मेंटल एज। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी अल्फ्रेड बिने ने दिया था। कब दिया था? 1906 में दिया था। तो ये भी किसने दिया था? आपका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने ने। कब दिया था? 1906 में। ठीक है, अल्फ्रेड बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, तो अगर फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट किस कब हुआ था? सबसे पहले इंटेलिजेंसी टेस्ट कब हुआ था? तो हुआ था 1905 में, अल्फ्रेड बिने ने किया था। सबसे पहले अकेला, ये याद रखना, सबसे पहले आया था अकेला आईक्यू, कि हम ना किसी की बुद्धि को भी माप सकते हैं। कैसे? आईक्यू से। आईक्यू से मतलब क्वेश्चन सिंपल पुट करके। ठीक है, तो वो था आईक्यू का कॉन्सेप्ट। तो ये किसने दिया था? ये वाला आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था। इसको ऐसे याद कर लो आप लोग। सबसे पहले आईक्यू आता है ना फॉर्मूले में, आईक्यू। आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया था सबसे पहले? ऐसे याद कर लो। तो दिया था आईक्यू का कंसेप्ट विलियम स्टर्न ने। किसने दिया था? विलियम स्टर्न। कब दिया था? 1915 में। ठीक है, ये तो हो गया आईक्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे अगर पूछा जाए मेंटल एज का कॉन्सेप्ट, उसके बाद आईक्यू के बाद फॉर्मूले में क्या आता है? पहले आईक्यू आता है ना फॉर्मूले में, देन आता है एमई। ठीक है, पहले सिर्फ इतना ही होता था कि ये आईक्यू है, फिर आईक्यू में ऐड कर दी एक चीज एमए। आईक्यू इज इक्वल टू कर दिया एमए। ये किसने किया था? फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट। ये किसने किया था कॉन्सेप्ट? ये वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था 1906 में। ठीक है, उसने कहा था कि आईक्यू हम कैसे मेजर कर सकते हैं। एमए का मतलब मेंटल एज। मेंटल एज वो होती है जब बच्चे की हम एज को मापते हैं ना, जो उसकी क्रोनोलॉजिकल मतलब जो उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो एज होती है, जो हम देखते हैं कि इसका हम बोल देते हैं ना ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो अपने से बड़े बच्चे के भी क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। मतलब अगर बच्चा 12 साल का है और वो 14 साल के बच्चे के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है या पढ़ लेता है, उससे एक या दो क्लासेस आगे का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है उसको, तो हम उसकी बोलेंगे मेंटल एज। ठीक है, कर्नोलिकल एज कौन सी होगी बच्चे की? कर्नोलिकल एज वो होगी, वास्तविक आयु उसकी वो होगी जो उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है। सपोज बच्चा 12 साल का है लेकिन वो काम कैसे करता है 14 साल के बच्चे का, तो ये वाला कॉन्सेप्ट, एमए वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये भी अल्फ्रेड बिने ने दिया था। कब दिया था? 1906 में। ठीक है, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने 1905 में। ये मैं आपको बार बार इसीलिए समझा रही हूं ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए, ताकि एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देते हैं कई बार। ठीक है, इसीलिए ये आपको ऐसे ही लर्न होंगे बार बार रिवीजन करने से। ठीक है, तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया? विलियम स्टर्न ने 1950 में। और मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने 1905 में। तो और उसके बाद इतना आने के बाद, पहले इतना ही था, इतना आने के बाद क्या किया? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किया था किसने? अल्फ्रेड बिने ने 1905 में। ठीक है, पहले सबसे पहले आईक्यू को लेके उसने टेस्ट किया 1905 में। ठीक है, उसको लगा कि एमए ऐड करने की जरूरत है तो उसने 1906 में इसमें मेंटल एज ऐड कर दी। ठीक है, ऐसे ही आगे से आगे आगे बढ़ता गया फॉर्मूला। फिर इसमें सीए भी ऐड कर दिया। ठीक है, कर्नोलिकल एज भी ऐड होगी और साथ में फिर मल्टीप्लाई 100 भी हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई 100 किसने किया था? तो मल्टीप्लाई 100 लुईस टर्मन ने किया था। तो इसका जो पूरा फॉर्मूला है IQ इज इक्वल टू एम ए ओवर सी ए मल्टीप्लाई 100, तो ये किसने दिया था? लुईस टर्मन ने दिया था। मतलब बाद में लुईस टर्मन ने इसमें 100 को ऐड कर दिया था। ठीक है, पहले यहीं तक था ये। मतलब धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता बढ़ता जैसे जैसे साइकोलॉजिस्ट आगे आगे स्टडी करते रहे, अपने हिसाब से वो एनालाइज करते गए, तो इसमें ऐड करते गए चीजें। अब जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है ये वो यही है, IQ इज इक्वल टू एम ए ओवर सी ए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आप पूछोगे कि मैम अब हमने अगर आईक्यू टेस्ट निकालना हो किसी का तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, और अल्फ्रेड बिने ने ही जो जो टर्मन ने 100 मल्टीप्लाई किया था ना, और टर्मन ने ही आगे क्या किया था? क्लासिफाई किया था आईक्यू को। कैसे उसने क्लासिफाई किया था कि जो एवरेज बच्चे होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है? 90 से 109 तक। मतलब उनका एक पूरा ग्राफ है।
आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पे आप जाके मैं आपको डाल दूंगी इसका पूरा जो आईक्यू का है कॉन्सेप्ट, मतलब कितने कितने आईक्यू लेवल का बच्चा क्या कहलाता है, एवरेज आईक्यू लेवल का बच्चा कितना होगा, ठीक है, ये सब मैं आपको डाल दूंगी। अगर हम सिंपल बात करें, सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक बच्चा है, उसकी जो मेंटल एज है, उसकी मेंटल एज है 14, और उसकी जो अपनी एज है वो है 12, और मल्टीप्लाई बाय 100 करना ही है, इसका आईक्यू निकाल दो, ठीक है। तो हम इसका आईक्यू कैसे निकालेंगे, पहले इसको इसको इसके साथ जो भी है हमने कटिंग वगैरह जो करनी है वैसे कर देंगे। जैसे 12 के टेबल पे जाएं तो करके देखें। 12 के टेबल पे इसको करें तो ये इसको कटिंग वगैरह करें, पहले तो 2 के टेबल पे कर देते हैं। ये आएगा 6 और ये आएगा 7, ठीक है। 2 6 12, 2 7 14। फिर हम यहाँ पे इसको फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 5, 2 के 3 आ जाएगा, और ये 100 को करेंगे 2 पे तो 5 और 0 50 आ जाएगा। फिर हम इसको 3 को इस पे करेंगे तो नहीं होगा, 7 पे करेंगे नहीं होगा, तो इसका जो आंसर है पॉइंट्स में आएगा। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, पॉइंट्स में आएगा 35 0/3। तो इसको 3 के साथ डिवाइड कर दो, 350 को 3 के साथ डिवाइड कर दो, 3 1 3 5, 3 1 3 2 0, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 18, ठीक है। फिर 2, फिर क्या आएगा 0 ऊपर से, फिर पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स मतलब 116। तो इसका आईक्यू लेवल मतलब 116 के नियर अबाउट आ गया, 116 पॉइंट समथिंग 200, ठीक है, जो भी है ऐसे आएगा। तो अगर हम आगे जाए, हम टर्मन ने जो ग्राफ दिया था, क्लासिफाई किया था आईक्यू को, बी क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स और आईक्यू, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया 160 का जो जिसका आईक्यू 160 होगा तो वो किस में लाई करेगा, वो बच्चा लाई करेगा अबव एवरेज में। ये बच्चा कहां जाएगा, अबव एवरेज में जाएगा। अबव एवरेज में मतलब एवरेज से ऊपर चला जाएगा। जो एवरेज वाले बच्चे का आईक्यू है उसने कितना बताया था, 19 से 119 तक, ये है एवरेज वाला बच्चा, ठीक है। लेकिन ये इससे ऊपर चला गया, मतलब 109 से 100 110 से 119 इसके बीच में आ रहा है, ठीक है, मतलब 116.2। तो ये अबव एवरेज वाले बच्चे के बीच में चला गया। अगर इसका 90 से, अगर हम ऐसे करके निकालते, अगर इसका 90 से 109 तक आता तो वो क्या होती, वो एवरेज होता है इसका आईक्यू, ठीक है। अगर सिंपल चीजें मैं अब आपको बताऊं तो आई होप अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व कर लोगे। एग्जाम में क्या होता है, कई बार बच्चे की मेंटल एज दे देते हैं, ठीक है, कर्नोलिकल एज देते हैं और बोलते हैं आईक्यू निकालो, या फिर आईक्यू भी दे देंगे, ठीक है, कर्नोलिकल एज भी दे देंगे, बोलेंगे मेंटल एज निकालो बच्चे की, ठीक है। सपोज उन्होंने दे दिया 75, उन्होंने दे दिया मेंटल एज, ठीक है। इसका भी मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ। इसका भी हम एक सम ले लेते हैं, भी आईक्यू हमारे पास है, हमने मेंटल एज पता करनी है, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, IQ इज इक्वल टू MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें क्या है, हमें IQ ऑलरेडी पहले ही दिया गया 75, MA फाइंड आउट करनी है, और CA भी हमें पता है, CA क्या दी है 16 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अब इसको हम कटिंग वगैरह जैसे भी करते हैं वैसे कर लेंगे, ऐसे करके हम देख लेंगे तो क्या आएगा, ये इसको कट करेंगे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12, क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 116, ठीक है। और इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। ऐसे कटिंग वगैरह करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, कट वगैरह करोगे तो ये सारा आ जाएगा MA, मतलब 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो MA मतलब मेंटल एज बच्चे की क्या निकल गई, 12 निकल के आ गई, ठीक है। तो बच्चे की मेंटल एज क्या है, 12 है, मतलब उसकी कर्नोलिकल एज क्या आएगी, उसकी खुद की वास्तविक आयु 16 साल है, बट उसका एम मतलब मेंटल एज क्या होगी 12, मतलब वो अपनी एज से कम वाले बच्चे के काम कर रहा है, मतलब ये क्या जाएगा एवरेज से नीचे जाएगा 75।
अगर मैं बात करूं तो 75 का जो ग्राफ है वो करता है बॉर्डर लाइन में, मतलब बॉर्डर लाइन पे ऐसे बच्चे बॉर्डर लाइन में आ जाते हैं, मतलब डल डल, मतलब ऐसे नहीं गिने जाते कि कुछ नहीं कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ टीचर ये अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इनको किसी गाइडेंस की जरूरत होती है। अगर हम बिल्कुल नीचे वाले ग्राफ पे जाएं, बिल्कुल इडियट बच्चे बोले तो इडियट बच्चे का जो टर्मन ने बताया, क्लासिफिकेशन बताई है इडियट्स की, जो इडियट होते हैं तो उनका उन्होंने बताया 0 से 24, ये सबसे नीचे वाला है। और सबसे ऊपर वाला अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर ऐसे नीचे से ऊपर जाते हैं ना, ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हैं हम लोग। पहले हम लिख लेते हैं, पहले हम लिख लेंगे इडियट। इडियट का 0 से 24, मतलब ये सबसे नीचे है, यहीं से उन्होंने स्टार्ट किया था। मतलब जिस बच्चे जो बच्चा जीरो, जिसका आईक्यू लेवल 0 से 24 होगा, ठीक है, तो वो क्या गिना जाएगा, इडियट गिना जाएगा। हमारी जो वो है, ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं पाया, 1 या 2% ही ऐसे व्यक्ति दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है। इडियट व्यक्ति कोई नहीं होता, सबके पास बुद्धि होती है, इतनी बुद्धि होती है कि वो अपना जीवन आसानी से आगे चला ले, ठीक है। बट इडियट्स का अगर हम बात करें तो कोई ही होगा 100 में से 1 या 2%। ऐसे ही अगर हम बात करें जिनका 140 से अबव होगा आईक्यू, अबव, तो वो कौन से चाइल्ड गिने जाएंगे, वो गिने जाएंगे गिफ्टेड, गिफ्टेड, गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक है। और ये कौन से गिने जाएंगे, इडियट, इडियट मतलब बोलेंगे नहीं हम लोग, ये होते हैं, मतलब ये पूरी तरह से किसी ना किसी पे डिपेंड होते हैं, मतलब हर एक काम के लिए, चाहे वो उन्होंने सुस्ती जाना हो, पोटी जाना हो, खाना हो, पीना हो, ऐसे बच्चे हर एक किसी पे डिपेंड रहते हैं। और जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो अपनी एज से, अपने हिसाब से आगे चलते हैं। मतलब अगर हम बात करें, ऐसे बच्चे 1 या 2% ही देखने को मिलते हैं, ऐसे वाले भी और ऐसे वाले भी, ठीक है। ज्यादातर हमारी जो वो है, हमारी जो अगर देखें, जो ज्यादातर पर्सन आते हैं एवरेज में आते हैं, और एवरेज का आईक्यू क्या रहता है, एवरेज वालों का आईक्यू रहता है 90 से 109 तक, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये क्या रहते हैं, एवरेज रहते हैं। इससे ऊपर 110 से, मतलब आगे 10 का गैप डालता जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे फिर उनका क्लासिफिकेशन हो जाता है। 110 से 190 तक अबव एवरेज हो गया, ठीक है, एवरेज से ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसा पूरा क्लासिफिकेशन है। ये मैं अपने वो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ये इतना सा मैं उसमें डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। एक बार मेन मेन चीजें मैंने बता दी। ज्यादातर एग्जाम में यही एवरेज वाले, मतलब ज्यादातर जो पर्सन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, एवरेज होते हैं या अबव एवरेज होते हैं, ठीक है। और गिफ्टेड चाइल्ड 1 या 2% होंगे। हम अपनी क्लास में अगर जाते हैं, हम यही देखते हैं कि हमारी क्लास में 2 या 3 बच्चे होंगे जो गिफ्टेड होंगे, जो अपनी एज से ऊपर वाला काम करेंगे, ठीक है। और 1 या 2 बच्चे होंगे जो सिर्फ नीचे होंगे। वैसे तो कोई होता नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह मदर पे डिपेंड होते हैं, स्कूल्स वगैरह कम ही जाते हैं, मतलब आप इनसे आइडिया लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। और एक और बात, आज की रिसर्च में एक और बात सामने आ रही है, क्या आ रही है, कहते आफ्टर 10 ईयर बाद, अगर हम बात करें आफ्टर 10 ईयर बाद, जो एवरेज आईक्यू है वो चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता रहता है, मान लो ये वाला जो टर्म मैंने दिया था वो 10 ईयर पहले दिया था, ठीक है। अगर हम अब की बात करें तो आज के बच्चे, जो अब जनरेशन आएगी, अगर उसके 10 साल की बात करें, उनके टाइम की बात करें, तो उन टाइम में ये सारा ग्राफ चेंज हो जाएगा। सो ये भी हो सकता है कि उनमें एवरेज इन बच्चों को गिना जाए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे हमारी सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन में इंप्रूवमेंट होती रहती है, वैसे वैसे हमारा आईक्यू का जो एवरेज है वो बढ़ता रहता है, ठीक है, इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। मतलब एक बच्चा होगा, पहले टाइम में क्या थी, हमारे टाइम में फैसिलिटीज कम थी, ठीक है, हमें मतलब आजकल क्या है, नेट वगैरह आ गया है, हम कह देते हैं ना, हमें तो फोन ही नहीं चलाना आता था। आजकल के बच्चे तो फटाफट से फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, वो निकाल लेते हैं। हम ये एग्जांपल देते हैं ना, क्यों, क्योंकि अब उनके पास जब वो जन्म लेता है, बोर्न होता है एक बच्चा, तभी उसके हाथ में मोबाइल फोन आ जाता है, ठीक है। मतलब उसके पास फैसिलिटी होगी ना, सोशल इकोनॉमिकल फैसिलिटीज ज्यादा होगी, ठीक है। सोशल इकोनॉमिकल मतलब चीजें ज्यादा होगी, टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी, ठीक है। पेरेंट्स पहले से ज्यादा अवेयर हो गए, पहले कम अवेयर थे, एजुकेशन ज्यादा होगी। तो आने वाले टाइम में जो एवरेज, अब तो इस बच्चों को एवरेज माना जाता है, आने वाले टाइम में हो सकता है जो एवरेज बच्चे हों उनको ये माना जाए, अबव एवरेज से ऊपर चला जाए और चला जाए,
मतलब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फिलिन, तो उन्होंने कहा है इसको कहते हैं फिलिन इफेक्ट। एक मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। एक है फिलिन इफेक्ट। क्या है फिलिन इफेक्ट? ये कहता है जैसे जैसे हमारी जो सोशल और इकोनॉमिकल नीड्स हमें फैसिलिटी मिलती जाती है, हमारा स्टेटस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बच्चे के आईक्यू का लेवल भी इंक्रीज होता जाता है। किसने कहा है ये फिलिन इफेक्ट बोलते हैं इस इफेक्ट। मतलब फिलिन नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने ये रिसर्च की है। इन्होंने कहा है कि एवरी 10 ईयर, ठीक है, एवरी 10 ईयर एवरेज आईक्यू, एवरेज आईक्यू है जो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये बात किसने की थी? ये था फैनिल इफेक्ट था। और इनका ही कहना था कि सामाजिक आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग हमारी जो सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, जो हमारी सोशल एंड इकोनॉमिकल जो स्टेटस है या कंडीशन है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? हमारे आईक्यू पे पड़ता है। ठीक है, ये फैनिल इफेक्ट है। क्या है? ये कहता है एवरी 10 ईयर बाद अगर हम बात करें तो एवरेज आईक्यू जो है वो इंक्रीज होता रहता है, और सोशल इकोनॉमिकल जो हमारा स्टेटस है वो हमारे आईक्यू पे इफेक्ट डालता है। वो मैंने पहले ही आपको बता दे चुकी हूँ कि अगर हमारे पास ज्यादा सुविधाएं होंगी, बच्चे को अच्छे स्कूल में अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी जाएंगी, और उसका आईक्यू लेवल भी अच्छा होगा, तो बच्चा क्या करेगा? अपने लेवल से ऊपर वाली चीजें करेगा। ठीक है, ये हो गया आईक्यू इफेक्ट। आई होप आपको इतना सा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देख लेना, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक और बात कर लेते हैं। वो बात करते हैं किसके बारे में? एक व्यक्ति था रेंजुली। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं। एक और व्यक्ति था जिसका नाम था रेंजुली। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने गिफ्टेड चाइल्ड के ऊपर एक थ्योरी दी थी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? 3 रिंग थ्योरी बोलते हैं। 3 रिंग थ्योरी। इनका क्या कहना था? रेंजुली का कहना था, ये 3 रिंग मॉडल दिया था उन्होंने। 3 रिंग कैसे? एक रिंग ये हो गया, दूसरा रिंग ये हो गया, और तीसरा रिंग ये हो गया। ठीक है, 3 रिंग मॉडल दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था जो गिफ्टेड, किसकी बात की थी इसमें इन्होंने? गिफ्टेड चिल्ड्रन की। ठीक है, इन्होंने कहा था जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, उसमें हाई क्रिएटिविटी होती है, हाई, और क्या होता है? हाई क्रिएटिविटी होएगी उसमें, और क्या क्या होएगा? हाई एबिलिटी होएगी। यहां पे लिख लेते हैं हम, यहां क्या होएगा उसमें? हाई एबिलिटी। ठीक है, क्या क्या होगा उसमें? हाई एबिलिटी होगी, हाई कमिटमेंट होगी, और हाई क्रिएटिविटी होगी। ठीक है, जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा उसकी योग्यता ज्यादा होगी। योग्यता कैसे ज्यादा होगी? वो 1 या 2 घंटे को छोड़ के वो 6, 6, 7, 7, 8, 8 घंटे कंटिन्यू बैठ के स्टडी कर लेगा। वो क्या होगी? उसकी हाई एबिलिटी होगी गिफ्टेड चाइल्ड में। हाई कमिटमेंट क्या होगी? हाई कमिटमेंट ये होगी कि उसमें दृढ़ विश्वास होगा कि जब तक मैं अपना ये काम करूंगा नहीं, मैं सांस से बैठूंगा नहीं, मैं सांस नहीं लूंगा। मतलब उसने सपोज अपने मन में ये कर लिया कि मैंने ये एग्जाम क्रैक करना है, तो उसने करना ही करना है, चाहे जैसे हो, चाहे वैसे हो, चाहे तैसे हो, चाहे उसको घर बार छोड़ के कहीं अलग क्यों ना रहना पड़े। कई बच्चे होते हैं, ठीक है, चाहे उसको अपना फ्रेंड सर्कल, अपनी मैरिज, सब कुछ क्यों ना छोड़ना पड़े, मतलब किसी फंक्शन को अटेंड करना, अपनी सोशल लाइफ सारी वो क्या कर लेता है, एकदम
छह सात महीने के लिए अपने आप को एक ही जगह पे बंद कर लेता है, ठीक है। मतलब हाई कमिटमेंट, एक बार नहीं होगा तो दूसरी बार, मतलब दृढ़ विश्वास होता है उनमें। और क्या होता है, हाई क्रिएटिविटी होती है, वो नई नई चीजों को क्रिएट करते रहते हैं अपने अपने हिसाब से। मतलब ये जो होगा, ये तीनों चीजें कॉमन, ये क्या है, इसका कॉमन पार्ट है। रेंजुली का कहना है जो व्यक्ति गिफ्टेड होगा उसमें ये तीनों चीजें हाई पाई जाएंगी। मतलब एबिलिटी भी सब में है, कमिटमेंट भी सब में, बट इनमें ये सब चीजें हाई पाई जाएंगी, ये तीनों चीजें कॉमन पाई जाएंगी, हाई एबिलिटी, हाई कमिटमेंट और हाई क्रिएटिविटी। ये गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में थ्री रिंग थ्योरी दी थी, या थ्री रिंग मॉडल भी बोलते हैं, या थ्री रिंग थ्योरी भी बोल देंगे, थ्री रिंग मॉडल भी बोल देंगे। किसने दिया था गिफ्टेड चाइल्ड्स के ऊपर? रेंजुली ने दिया था, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ACC, ठीक है, ACC, हाई एबिलिटी, हाई कमिटमेंट, हाई क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये था हमारा इंटेलिजेंसी का छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज थी। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे हमारी इंटेलिजेंसी की हार्डवर्क गार्डन की थ्योरी के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।